हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने हिस्ट्री की 10 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं सीरीज़ वाइज। आप चाहें तो उनको वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मगध के उत्कर्ष के बारे में तो हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर 16 महाजनपद हुए थे, जिनमें सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। और मगध जिसमें प्रथम शासन महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार बृहद्रथ वंश ने किया था, जिसके संस्थापक कौन थे? जरासंध थे। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद मगध के शक्तिशाली होने के कारण कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? इसके शक्तिशाली होने के हम कारणों को पढ़ते हैं। तो इसके शक्तिशाली होने के कारण है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और भौगोलिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में पढ़ते हैं शासकों की श्रृंखला, यानी इसमें जो शासक हुए थे। तो इसमें जो सबसे पहले जो वंश आया था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो शासक थे वो कौन कौन से थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक, फिर उसके बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग में कौन कौन से शासक है? शिशुनाग और कालाशोक। फिर उसके बाद नंदवंश। नंदवंश में शासक है महापद्मानंद और घनानंद। ठीक है, घनानंद। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण कौन से थे? इसकी भूमि बहुत उपजाऊ भूमि थी, तो यहाँ पर कृषि अधिक होती थी। तो कृषि अधिक होती थी, धान की रोपाई थी, और यहाँ पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, और व्यापार में वृद्धि थी। और रथमूसल व महाशिला कंटक जो शस्त्र है उनका उपयोग किया गया था युद्ध के दौरान। और उससे आगे पढ़ते हैं भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारणों में क्या है? लोह अयस्क के भंडार मिले थे यहाँ पे, हाथियों की उपलब्धता थी, और घने वन क्षेत्र प्राप्त हुए थे, जिससे क्या था? ये एक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मगध महाजनपद के कुल राजवंश कितने थे? कुल राजवंश इसमें 7 थे। ठीक है, तो 7 में से जो एक ट्रिक है, देखिए, हसीना, माशूक, 7। तो है से हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश, उसके बाद आया मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, और उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद क्या है? सातवाहन वंश। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो आज हम वीडियो में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश की स्थापना, जो समय अवधि क्या है? शासनकाल की समय अवधि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक बिंबिसार थे, जिसका शासनकाल कब था? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी ग्रीबिस को बनाया था, लेकिन उसके बाद इसने अपनी राजधानी को बदलकर राजगृह अपनी राजधानी बना लिया था। राज्य का विस्तार, विवाह के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करता था, यानी इसने अपने राज्य का विस्तार किया। वो क्या कहते हैं? विवाह में जो इसको दहेज मिलता था उस क्षेत्र से एक करता था, अपने राज्य का विस्तार करता था। इसने अपने प्रथम जो विवाह किया था महाकौशला देवी से किया था, जो कौन थी? कौशल राज की पुत्री या प्रसेनजित की बहन थी, जिस में इसमें को दहेज में क्या मिला था? काशी प्रांत मिला था। इसने जो दूसरा विवाह किया था वो किसने किया था? चेला या छलना से किया था। ये वैशाली लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, और इसने तीसरा विवाह किससे किया था? क्षेमा से किया था, जो कौन थी? पंजाब की मद्रकुल की राजकुमारी थी, विजय क्षेत्र। और जो इसने क्षेत्र जीता था अपने शासनकाल के दौरान वो था अंग, और इसने अंग का सेनापति किसे बनाया था? अजातशत्रु को बनाया था। इसके समय अवंती के राजा प्रकोद को पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे, जिसे ठीक करने के लिए इसने क्या किया था? अपने राज्य वेद जीवक को भेजा था, जिसके इलाज से ये क्या हो गया था? प्रकोद स्वस्थ हो गए थे। ठीक है, जो इसके बाद जो अगला शासक बना था वो कौन बना था? अजातशत्रु बना था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा था। इस शासक को क्या कहा जाता? पितृहंता कहा जाता। पितृहंता इसलिए कहा जाता क्योंकि 492 ईस्वी में इसने अपने पिता बिंबिसार को मारकर राजगद्दी पर बैठा था। तो इसके बाद जो अगला शासक बना था वो कौन बना था? जो अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसके शासनकाल
में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे अपने मगध में मिला लिया था। ठीक है, वैशाली पर आक्रमण करके इसने अपने शासन मतलब अपने राज्य में ही मगध को मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। इस युद्ध से हमें क्या मिले थे? 2 हथियार मिले थे, यानी 2 हथियारों का उपयोग किया गया था इस युद्ध के दौरान, महाशिलालेख और रथ मूसल का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला जो शासक हुआ था उदयन। ये 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। इसने भी क्या, इसको भी क्या कहा जाता? पितृंता कहा जाता, क्योंकि इसने भी क्या किया था? अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद ये अपनी राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद जो अगला फिर और इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसने गंगा व सोन नदी के संगम के समीप पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बना ली थी। यानी पहले राजधानी क्या थी? राजगृह थी। उसके बाद इसने राजधानी किसको बना लिया? पाटलिपुत्र को बना लिया था। जो उसके बाद जो हमारा अगला शासक हुआ था वो कौन हुआ था? नागदशक। ये शासक कैसा था? अयोग्य शासक था और इसकी हत्या किसने की थी? सेनापति ने की थी। इसका नाम क्या था? शिशुनाग था। और इसने शिशुनाग ने क्या किया था? इसकी हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिशुनाग थे। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक था वो कौन था? कालाशोक था। कालाशोक जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया था। और कालाशोक के शासनकाल में क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या किसने की थी? महापद्मानंद ने कर दी थी। और उसके बाद क्या किया था उसने? नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो नंदवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। और महापद्मानंद कैसा था? एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, पुराणों से उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? शूद्र था। महापद्मानंद इस वंश का क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने अपनी शक्ति से क्या किया था? राजाओं को जीतकर राज्यों में मिला लिया। अपने शक्तिशाली राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक की उपाधि मिली थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद ने कलिंग में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया था। तो कलिंग के अंदर सिंचाई हेतु नहर का निर्माण किसने करवाया था? महापद्मानंद ने करवाया था। इसके 8 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र कौन था? धनानंद था। इस वंश जो क्या था? नंदवंश का अंतिम शासक बना था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे शासक के बारे में, धनानंद के बारे में। धनानंद का जो शासनकाल था वो क्या था? 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। ये जो धनानंद था ये कैसा था? अंतिम व क्रूर शासक था। ठीक है, धनानंद कैसा शासक था? नंदवंश का अंतिम व क्रूर शासक था। ये सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर किसके शासनकाल में आया था? धनानंद के शासनकाल में आया था। ये धनानंद के समकालीन था। सिकंदर ने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और इसने धनानंद ने क्या किया था? इसने चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था, जिससे फिर चाणक्य ने इससे बदला लेने के लिए शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर दोबारा से आक्रमण किया और इसे पराजित किया। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आगे हम पढ़ेंगे